अखलाकियात की धज्जियां तो प्राइम मिनिस्टर ने उड़ा दी। अभी जब इन्वेस्टिगेशंस हुई नहीं है तो सेक्रेटरी हेल्थ को किस बिना पर फिर फारिग कर दिया। आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए और आपको इस्तीफा दे के घर चले जाना चाहिए। किसी को लॉलीपॉप देना है जब आपको मामले को ठंडा करना है, जब आपके पास अपनी गफलत को छुपाने का कोई और तरीका नहीं है तो आप सिर्फ कमेटीज बना देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम कमेटी खेलते जाएंगे और नया एक साना हमारा मुंतजिर होगा। 2 दिन इस पे बात करेंगे, एक नया साना होगा। बड़ा भाई जो है वो पार्टी चेयरमैन है, छोटा भाई वजीर आजम है, उनकी बेटी जो है वो वजीर आला है, उनका जो कुड़म है वो नायब वजीर आजम और वजीर खारजा है, और उनका जो एक भतीजा है वो वजीर मुमलिकत के बराबर है। कोई ग्रह तो नहीं किया यहाँ पे जो जिसको ओहदा देना हो आपने। कहा जा रहा है ना कि गिलानी साहब कहीं शायद इस्टेब्लिशमेंट के उससे वो बिल्कुल नहीं आए। अगर वो उनके कोटे से आए होते तो कभी हारते ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, मुल्क में एक तरफ अवाम बुनियादी सहूलियात, बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी और शफाफ हुक्मरानी के मुंतज़र हैं, तो दूसरी जानिब सियासी फैसले एक के बाद एक नई बहस को जन्म दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हमारे हुकूमती निज़ाम की तरजीहात वाकई अवामी मसाइल के मुताबिक हैं या कहीं सियासी मसलहतें और इंतज़ामी नाकामियाँ अवाम के बुनियादी हुकूक पर हावी हो रही हैं। इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल का सानेहा इसी सवाल को मजीद संगीन बना देता है। 14 मासूम जानों का ज़िया, लवाहिकीन का गम और उसके बाद हुकूमती रद्द अमल। क्या सिर्फ सेक्रेटरी हेल्थ की मअतली से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? अस्पताल इंतजामिया का किरदार क्या था? अगर इंतजामी गफलत साबित होती है तो फिर एहतसाब का दायरा कहाँ तक जाएगा? और क्या वजीर सेहत को भी इस सानहे की इखलाकी और इंतजामी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए? हुकूमत की जानिब से मौली मुआवजे का ऐलान अपनी जगह, लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या माली इमदाद औलाद का नेमुल बदल हो सकती है? यही सूरत हाल हुकूमत निज़ाम पर एक बड़ा सवाल उठाती है कि क्या रियासत सानेहा रूनुमा होने के बाद हरकत में आती है या सानेहे रोकने के लिए पहले से मौसर निज़ाम मौजूद लाती है? और इसी हुकूमती कारकर्दगी के वसी तर सियासी तनाजुर में अगर आज़ाद कश्मीर का रुख हम करें तो वहाँ भी एक अहम सियासी फैसला सामने आया है। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का वज़ीर आज़म मुंतखब होना मुस्लिम लीग नून की सियासी ज़रूरत है या मजबूरी? ये बहुत बड़ा सवाल है। अपनी नशिस्त हारने वाले शख्स को वज़ारत उज़्मा तक पहुँचाने के फैसले ने वोटर के मैंडेट, सियासी उसूलों और मुस्लिम लीग नून के अपने ही नारों पर सवालात उठा दिए हैं। क्या हालात बदल गए हैं या सियासी नारे? दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें भी हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ाने के लिए तैयारी हैं। जमात इस्लामी, किसान इत्तेहाद और PTI की एहतजाजी सरगर्मी और लॉन्ग मार्च के ऐलानात के बाद सितंबर का महीना हुकूमत के लिए किस कदर मुश्किल साबित होगा कि अपोजिशन का मुतहदा महाज हुकूमत के लिए एक नया सियासी इम्तिहान बन सकता है। और क्या आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी भी इस अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बन सकती है? यानी एक तरफ गवर्नेंस पर सवाल, दूसरी तरफ सियासी फैसलों पर सवाल। आवाम पूछ रहे हैं कि रियासती निज़ाम आखिर किसके लिए और किस तरह से काम कर रहा है। पिम सानेहे से आज़ाद कश्मीर की सियासत तक, बैड गवर्नेंस से सियासी बहरान तक, आज हम जायजा लेंगे कि क्या हुकूमती निज़ाम वाकई कटहरे में खड़ा है। मुझे ज्वाइन करें नाज़रीन आज के प्रोग्राम में साराना साहब, एंकर पर्सन और तजियाकार शादी शान साहिबा, फिर साथ ही साथ फ़ारूक शहबाज वड़ाइच साहब, सहाफ़ी तजियाकार हैं, वो भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। चूँकि मामला बड़ा ही सेंसिटिव है तो मैं सबसे पहले एक फ़ीमेल ओपिनियन को सामने रखना चाहूँगी एक माँ की हैसियत से। शाजिया, जो अभी तक इन 3 दिनों में हुआ है, आप भी एक माँ हैं, आप एक औरत हैं, ठीक है, जो जिस तरह से भी हमने सिचुएशन को डील किया है, जो स्टेटमेंट्स आपने सुनी हैं, जो भी अब तक इंक्वायर किया गया, कमेटियाँ भी बना दी गई हैं, गो कि आज भी कुछ रिपोर्ट्स मंजर यहाँ पर जाएंगी, आप मुतमईन हैं? क्योंकि अगर आप मुतमईन है ना तो फिर मैं कह सकती हूँ कि चले हो सकता है कहीं ना कहीं उन माउम में से भी कोई एक आदम मुतमईन हो। सबसे पहले तो वेरी अनफॉर्चुनेट, हम पिछले 2-3 दिन से इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, पिम्स हॉस्पिटल में जो हुआ। दूसरा, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इंसाफ का नाम कमेटीज रख दिया गया है। जब आपको किसी को लॉलीपॉप देना है, जब आपको मामले को ठंडा करना है, जब आपके पास अपनी गफलत को छुपाने का कोई और तरीका नहीं है तो आप सिर्फ कमेटीज बना देते हैं, अनफॉर्चुनेटली। दूसरा ये कि मुस्तफ़ा कमाल साहब हमें 2 दिन से यही सुना रहे हैं कि मैं तो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, मेरे समेत मेरे नीचे जितने भी हैं सब फारिग हो जाएं, कमेटी फैसला करेगी। अगर कमेटी ने फैसला करना है जो बनाई गई है हमें लॉलीपॉप देने के लिए,
तो सेक्रेटरी हेल्थ को कहा जा रहा है कि तहकीकात से पहले उन्होंने क्यों फारिग किया? प्राइम मिनिस्टर को भेजा, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं हाँ। एक्सेप्ट किया। तो ये मॉरल वैल्यूज की, अखलाकियात की धज्जियां तो प्राइम मिनिस्टर ने उड़ा दी। अभी जब इन्वेस्टिगेशंस हुई नहीं है तो सेक्रेटरी हेल्थ को किस बिना पर फिर फारिग कर दिया, किसका मुंह बंद करने के लिए फारिग कर दिया? फिर जो आते हैं जी मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं जी ये निट्टी ग्रिट्टीज मेरे अंडर नहीं आती हैं। आपने ये वजारत लेने से पहले उस पे कितना होमवर्क किया? आपको क्या ही पता है हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में? फिर आप हमें ये सुनाते हैं 1984-85 की बिल्डिंग बनी हुई है कि और यहाँ पर जदीद सिस्टम नहीं लग ही नहीं सकता। ओ भाई नहीं लग सकता तो फिर इतने सेंसिटिव जो यूनिट्स हैं, जैसे बच्चों की नर्सरीज हैं, जैसे आईसीयूज हैं, यहाँ पे ऐसा कोई वाकया हो जाए, अब छोटा छोटा बच्चा न्यूबॉर्न बेबी उठ के तो नहीं भागेगा। आईसीयू वाला पेशेंट जो वेंटिलेटर पे है, जिसको ऑक्सीजन मास्क लगे हुए हैं, वो उठ के तो नहीं भागेगा। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए कि निट्टी-ग्रिटीज जो है ना वो हमारे अंडर नहीं आती हैं। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं एहतसाब के लिए पेश करूंगा, आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए और आपको इस्तीफा दे के घर चले जाना चाहिए। हमें आप जैसे वुज़रा की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। ये आप कमेटीज हमारे यहाँ, आप मुझे बताएं कितने सानेहात होते हुए हैं माजी में। मैंने कल भी मंसूर के प्रोग्राम में कहा है कि 2023 में इसी अस्पताल में 4 लोग आए थे जिन्हें हीट स्ट्रोक हो गया था गर्मी की वजह से। वो बेचारे आ गए, वो इलाज करवाने आए ना, और इलाज के लिए उन्हें ठंडक की जरूरत थी। हुआ क्या, वहां एसी खराब थे। तो मुस्तफा का, और उस टाइम भी 2023 में भी यही शहबाज शरीफ साहब थे। तो मेरे ख्याल में इनको शर्म आनी चाहिए। ये लूली लंगड़ी जमहूरियत में कल से ये बात कर रही हूँ कि हमें नहीं चाहिए ये जो हमें दर्स देते हैं, हमें उल्टे हों सीधे हों, हमें जमहूरियत चाहिए। हमें ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है कि जो पीछे से बैठे सिस्टम चला रहे हैं वही आ जाएं, क्योंकि हमें कंसर्न है अपने बच्चों की जिंदगियों से। हमें कंसर्न है कि हमें हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है। हमें कंसर्न है कि हम महफूज हैं इस पाकिस्तान में या नहीं। वो शहबाज शरीफ चलाएं, वो हमारी फौज चलाए, एस्टेब्लिशमेंट चलाए, जो मर्जी चलाए, हमें हमारे बेसिक राइट्स मिलने चाहिए। हमारे बच्चों की जिंदगियां महफूज होने चाहिए। हमें ऐसी जमहूरियत से कोई लेना देना नहीं है। और मुस्तफा कमाल साहब आप तो घर जाए ना, आप हमें समझ नहीं आ रही है आप किस मुंह से बैठे हैं, आप घर जाएं। मुझे तो समझ नहीं आती उनसे, जब घर जाने का सवाल होता है तो थोड़ा दिल पर लेकर चले जाते हैं लेकिन घर नहीं जाते। फरूक को इन्वॉल्व करूंगी मैं, सारन साहब आपकी इजाजत से। फरूक, 50 लाख रुपए का ऐलान किया है मुआवजे का हर उस वालदैन के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। अब मुझे ये बता सकते हैं कि अगर हम आपकी किसी अजीज को एक बच्चा जिसको खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में तोहफे के तौर पर अता किया, वो कोयले की राख का ढेर बन जाए, छोटा सा कोयला बन जाए। मतलब मेरे सामने भी जब वो तस्वीरें आई, यकीन जानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या वो 50 लाख रुपए का मुआवजा वो दुख खत्म कर सकता है जो हुकूमत करना चाह रही है? कल हम किसी शो में शरीक थे, राना साहब भी वहां पर थे, तो मैंने वहां पे कहा था एक तो पहले इस वाक़े पे जिस तरह कमेटी खेली जाएगी उसके साथ ही अगला लाइमल ये होगा कि इनको एक बच्चे के पैसे दे दिए जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा कि एक रिपोर्ट आएगी, उसके ऊपर फिर एक और रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। फिर वो कहा जाएगा ये अब वज़ीर आज़म साहब को भिजवा दी गई है, फिर वो आगे कहीं भिजवाई जाएगी। फिर एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को पता है कि कमेटी का मतलब क्या होता है। कमेटी डाल लें तो वो निकल आती है, लेकिन अगर ये कमेटी बना दें तो ये कभी नहीं निकलती। इसकी रिपोर्ट आ जाए तो इसको पब्लिक आप इंटरेस्ट में, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में, एस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट में, कभी भी आपने इसे पब्लिक होते नहीं देखा होगा। मैंने कल मिसाल दी थी गुल प्लाजा की, जनवरी का वाकया है, 6 माह 7 माह गुजर चुके हैं। उस पर एक इंक्वायरी कमीशन बनता है, उसमें जस्टिस साहब होते हैं, वो इंक्वायरी करते हैं। 2 माह पहले वो रिपोर्ट दे देते हैं। वो रिपोर्ट जाती है हुकूमत सिंध के पास। 70 से जायद लोग जल के राख हो गए थे गुल प्लाजा में, करोड़ों का नहीं अरबों का नुकसान हुआ था। उसके ऊपर ये कमीशन बना था। मैं बिल्कुल आपको जिस तरह हुकूमत सिंध ने दुबा लिया था, उन्होंने कहा जी ये पब्लिक, डॉक्टर फारूक सत्तार गए इंफॉर्मेशन कमीशन के जरिए कि आप ये पब्लिक इंटरेस्ट में इससे लोगों के सामने लाएं कि कौन जमादार है गुल प्लाजा। वो आज तक रिपोर्ट नहीं आई। एक मिनिस्ट्री कहती है दूसरी के पास है, दूसरी कहती है तीसरी के पास, और आगे चले आप। अब आपने ये देख लिया ना, अभी शादिया साहिबा कह रही थी कि भाई जो पीछे बैठ के चला रहे हैं, सॉरी टू से, मैं मुस्तफा कमाल भी उतने ही जिम्मेदार हैं, लेकिन जो वहाँ के ईडी हैं जो लोगों को सवालात के जवाब दे रहे थे, कोई इस्लामाबाद में जाए और पूछे
कि उनके पीछे किसकी सिफारिशें हैं, कहाँ से फोन आते हैं। असल मसले की जड़ ये है, हम नहीं पकड़े, हम इधर उल्टा लटकाना शुरू कर दें, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो कहीं किसी और शहर से फोन करता हो। अब इस टाइम जितनी बड़ी पोस्टिंग है सियासतदानों के हाथ में नहीं है ये पोस्टिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग। मुझसे पूछे में लोग मिलते हैं, वो कहते हैं यार अगर उस शहर से, पिंडी से किसी के साथ वास्ता आया तो बताएं। मसला हम कमेटी खेलते जाएंगे और नया एक साना हमारा मुंतजिर होगा, 2 दिन इस पे बात करेंगे, एक नया सानिया होगा। होने को है, बिल्कुल। आज आपने जिम्मेदार ठहराया, सजा दी, उसके बाद पाकिस्तान बदलेगा, वरना पाकिस्तान वही खड़ा रहेगा, पीटते रहे। राना साहब और शाजिया साहब आप बोलते रहे, बात खत्म। अब राणा साहब, आज भी मुस्तफा कमाल साहब असेंबली में मौजूद थे, बड़ी वही रवायती बातें, वही रवायती जुमले दोहरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि रटी रटाई को तकरीर है, वो हर जगह जाते हैं, हर जगह बोलकर पढ़कर आ जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये सानेहा हुआ, इसको भी डील करने का अंदाज हमारा वही है जो हमने माजी के सानेहात में या स्वानेह में होते हुए देखा है। क्या किस चीज का डर है, किस चीज से घबरा रहे हैं? ना तो इनका इस्तीफा वजीर आजम मंजूर कर रहे हैं, अच्छा वो तो मंजूर नहीं करे, भाई आपके मातहत जो लोग हैं उनको तो आप निकालिए ना, कि कोई मतलब डॉक्टर्स भी इसमें शामिल है, नर्सेज भी शामिल हैं, दीगर और अमला भी शामिल है, लोग ड्यूटी पर मौजूद ही नहीं थे। अच्छा देखें, एक रिपोर्ट बनी थी इस पिम्स के हवाले से, वज़ीर आज़म को वो भेजी गई थी, जिसमें बताया गया था कि अगर कोई हादसा होता है तो यहाँ पे कोई भागने का रास्ता नहीं है जी। सवाल ये कि वो फाइल वज़ीर आज़म की टेबल पे क्यों पड़ी रही? आप करोड़ों रुपए के फायर वाल तो लगा लेते, ठीक है, फायर को रोकने का कोई वाल नहीं लगाते। आप 1300 करोड़ का तैयारा खरीद लेते हैं, लेकिन गरीब के बच्चों के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं बनाते जिससे कोई इमरजेंसी की शक्ल में। ये सानिया एक नहीं है, खाली ये सानिया नहीं है कि बच्चे चले गए, इसमें भी झूठ बोला जा रहा है। एक वार्ड में 14 बच्चे नहीं होते, ये कोई यूरोप का वार्ड नहीं है जहाँ 14 बच्चे रखे जाएं पीड्स वार्ड में। यहाँ पे 40 से 45 बच्चे थे। फिर उनके वालिदैन कहाँ गायब हो गए? वो टीवी स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहे? किसने गायब कर दिया उन्हें? कौन है जो उन्हें रोक रहा है कि मीडिया पे आके बात नहीं करनी? यानी एक तो आप जुर्म कर रहे हैं, ऊपर से आप जुर्म की पर्दा पोशी के लिए इखलाकी कदरों से भी गिर रहे हैं। मेरा सवाल तो ये है कि ये जो हम कहते हैं ना कि अभी फ़ारूक ने बहुत अच्छी बात की कि हम अब एक नए सानहे के मुंतज़िर हो जाएंगे। मुझे बताएं, केपी में ऑक्सीजन ना मिलने से पता नहीं कोई 25 बच्चे मर गए थे। पंजाब में ऑक्सीजन ना मिलने से कोई 12-13 बच्चे मर गए थे। बल्दिया टाउन फैक्ट्री में आग लगी, 400 लोग मर गए उसमें। क्या उस पर कोई अभी तक कोई आज तक एक मुजरिम को सजा हुई? मॉडल टाउन के में सामने ऐसे करके सीने पे गोलियां मारी गई, हमला खवातीन के, क्या किसी को आज तक सजा मिली? किस माशरे में आप लोग बैठे हुए हैं यार, जिसमें हम ये तवक्को रखते हैं कि कोई इखलाकी कदर होगी, कोई शर्म होगी, जो ये शाजिया भी कह रही थी। भाई ये महज़िब मुआशरों में होता है सारा कुछ। मसला ये हम जी, इनके डॉक्टर्स भी इंपोर्टेड हैं, इनकी बीमारियां भी इंपोर्टेड हैं, इनको बीमारियां भी वो होती हैं जिनके इलाज पाकिस्तान में नहीं होते हैं, इनको बीमारियां भी वो होती हैं जो डॉक्टर बाहर बैठते हैं। मसला ये है कि अगर आप ये कानून बना देना कि ये लोग, इनके बच्चे, आगे से उनके बच्चे, ये वज़ीर आज़म सब इलाज यहाँ अगर करें ना तो आपको लंदन अमेरिका के अस्पतालों से ज्यादा अच्छे पाकिस्तान के अस्पताल मिलेंगे। आपको पता है इस दिलचस्प कहने में का के तकरीबन को 35 से 40 ब्यूरोक्रेट हैं जो पाकिस्तान से बाहर हो चले गए रिटायरमेंट, और वो जो अपने पैसे ले रहे हैं वो डॉलर्स में ले रहे हैं। जब ये अंदाजा करें कि हम एक ऐसी रियासत का हिस्सा हैं, एक ऐसे मुआशरे का हिस्सा हैं जिसमें एक तरफ मैं अभी परसों मैं कल आपको बता रहा था, मैं हॉस्पिटल गया, वहां पे एक आदमी जो जिसका बुरा हाल था, उसको वो एक लोहे की रेडी के ऊपर उन्होंने लिटाया हुआ था और उसे किसी वार्ड में वो उसके अपने शिफ्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ हमारे उमरा हैं जिनके कुत्तों के इलाज के लिए बाहर से डॉक्टर आते हैं, ठीक है ना। आपको पता है इम्पोर्ट पे जब पाबंदी लगी ना पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ साहब ने आगे कुत्ते बिल्लियों का खाना सबसे पहले इम्पोर्ट खोला गया, उसकी इजाजत होगी। मैं तो मुस्तफा कमाल साहब से कहना चाहती हूँ कि किस मुंह से आप छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और सूबे बनाने की बात करते हैं, 28 किलोमीटर का रेडिएटर और यहाँ के 2 अस्पताल संभालने। दूसरी बात ये कि अगर एक मिनट मुस्तफा कमाल साहब ने अगर वाकई इस्तीफा दे दिया और कहते हैं कि उन्होंने हाथ से लिख के इस्तीफा दिया, क्योंकि स्पीकर की रूलिंग है कि हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा,
तो वजीर आजम साहब को ऐसा कौन सा खौफ है कि उन्होंने इस्तीफा कबूल नहीं किया? उन्हें ये लगा कि मैं ये कि इसका इस्तीफा कबूल कर लूं कि मेरी अपनी नौकरी चली जाए। फारूक मुझे ये बताएगा, सेम यही सिचुएशन, सेम यही हैपनिंग किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई होती तो क्या हुकूमत तब भी इस मामले को ऐसे ही दबा रही होती, ऐसे ही डील कर रही होती, वज़रा ऐसे हक बयान दे रहे होते? मैं अफसोसनाक पहलू जिसकी जानिब मैं इशारा करना चाह रहा हूँ कि पिछले 48 घंटों में पिम्स का ये वाकया पेश आता है। एक तो आपसे एक हादसा होता है, हादसे के ऊपर हादसा ये है कि आप लोग उसे दबाने के लिए जिनके बच्चे मर जाते हैं आप उनको जबरदस्ती वहां से निकाल रहे थे, उसके बाद आप मीडिया को बाहर की तरफ धकेल रहे थे। उसके ऊपर ज्यादती ये है कि इस सिस्टम के बेनिफिशियरी जो आज भी बेनिफिशियरी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, मुस्लिम लीग नून हो, जो हर सूबे में अपने बेनिफिशियरी, ये लोग आते हैं वहां पे, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी, ये सब लोग आते हैं वहां पे, बारी बारी फोटो सेशन करते हैं, मीडिया को बयानात देते हैं। पीपल्स पार्टी वाले वहां पे खड़े होकर अपनी टसल जो है वो अपनी वहां पे स्कोर सेटल कर रहे हैं। और इसी के ऊपर मुस्तफा कमाल का जुमला ले लीजिए, वो कहते हैं कि गुल प्लाजा में 78 लोग मर गए, ठीक है ना, वहां पे किसी ने इस्तीफा दिया, जो यहाँ पर 14 बच्चे मर गए, तो मैं इसके ऊपर इस्तीफा दे दूं, मतलब अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया इन्होंने। शहरी रहमान साहिबा, नैयर बुखारी, इतने जबरदस्त असूल पसंद सियासतदान जिनको जमहूरियत के लिए हम बातें सुना करते थे, जिनकी तकरीरें हम शौक से सुनते थे, इनको मैंने गुल प्लाजा के बाहर दौरा करते नहीं कभी देखा। पिम्स में वाकया हुआ है, ठीक है आना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि ये अवाम के लिए संजीदा नहीं है। और अगर आपने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं होता तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता। प्राइवेट हॉस्पिटल सील होता, प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक को वो कहते जी आज के बाद ये कोई हॉस्पिटल नहीं खोल सकेगा, जो उसके साथ कर सकते हैं आप। छोटा सा लाहौर में एक वाकया पेश आया, एक औरत जो है वो ट्यूशन सेंटर उसने खोला हुआ था, इन्होंने सारे ट्यूशन सेंटर्स के पीछे पड़ गए। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम बिल्डिंग जो है जिन लोगों ने ये चेक नहीं किया, चाहे वो किसी का भी वो इदारा, वो उसको ठीक करते हैं। इन्होंने क्या किया, अगले 1 महीने में ट्यूशन सेंटर जाके बंद करवाने शुरू कर दिए। ये अब सरकार के पास 2 हॉस्पिटल है मेन इस्लामाबाद में, 18 किलोमीटर का ये शहर है, वहां पर इतनी बड़ी कैबिनेट है, वजीर मुमलिकत है यहाँ पर, मुख्तार भरत उनका नाम है, 2 साल से वो हैं, उनके छोटे भाई यहाँ पर वजीर कानून है, वजीर है इधर सूबे में, उनके मामू जो है पंजाब के बड़े ऑफिसर है, सबसे बड़े ऑफिसर हैं। और वो उसके बाद मुस्तफा कमाल 1 साल और 3 माह से वजीर सेहत हैं, और इनके पार्लिमानी सेक्रेटरी भी होंगे। एक सेक्रेटरी को आपने फौरन मुअत्तल कर दिया। ये इतने लोग किस लिए रखे हुए हैं? अगर इनसे 2 हॉस्पिटल की मैनेजमेंट नहीं संभाली जाती तो भाई ये जिस हॉस्पिटल चल रहा है। फारूक वो इतना मसरूफ है, पीटीआई को कैसे रोकना है, इनको घरों से बाहर नहीं निकलने देना है, ये जलसे ना कर लें, इमरान खान को शिफा जाने से कैसे रोकना है, अवाम को सज्जी दिखाकर खब्बी कैसे मारनी है। एक्चुअली अपनी हुकूमत बचाने में इतना ज्यादा इनको इस वक्त मसरूफ है। अभी जो अलायंस बन रहा है, बनना राना साहब उस अलायंस से भी कुछ नहीं बनना, वो भी लोगों को अभी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, बेवकूफ़ी बना रहे हैं। आजकल अलायंस से आप मुझे बताएं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी कोई हुकूमतें गिरी हैं या कभी किसी, अब यहाँ पे तो हमने इमरान खान का एक बहुत बड़ा धर्रा भी देखा है, मौलाना साहब भी मार्च करके गए, बिलावल साहब भी गए, तो वो भी लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए। एक्चुअली इनका जो सबसे बड़ा खौफ है ना इस वक्त वो इमरान खान है, इनका सारा जो फोकस है ना वो इमरान खान को। आपने इतने सेंसिटिव टॉपिक को पॉलिटिसाइज कर दिया, तो सही कह रही है, तो हुकूमत की सारी तवज्जो उधर है, हुकूमत को क्या ही लगे उन 14 बच्चों से। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाने से पहले, हम यहाँ पर सियासतदानों का तो गिरबान पकड़ रहे हैं, लेकिन हमें उस तरबियत याफ्ता अमले का भी गिरबान पकड़ना होगा कि जिसको ऐसी भौंडी किस्म की ट्रेनिंग दी गई कि वो माओ को या बच्चों को बाहर नहीं जाने दे रहे। मुस्तफा कमाल साहब को पसीना आता है तो पूरा स्टाफ टिश्यू ढूंढने के लिए लग जाता है। एक खातून डॉक्टर जो हैं वो जाके तौजीहात पेश कर रही हैं, जी हम 36 घंटे जॉब करते हैं, भाई जबरदस्ती आप नौकरियां नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक बच्चा सेंसिटिव हालत में अगर पड़ा हुआ है, उसका इलाज चल रहा है, तो बताइए वो तो वैसे भी उसको आग की चिंगारी। इसका मतलब ये कि आप माइंडसेट बना चुके थे, दैट मींस कि आपने कोई एफर्ट पुट ही नहीं की, आपको पता था हम जो भी कर लें बच्चों ने बचना तो नहीं है। मतलब इस किस्म की तौजीहात तो खुदारा पेश ना करें। जब आप लोगों को मेडिकल पढ़ाया जा रहा होता ना तो प्लीज इन्हें सिविक सेंस भी पढ़ाएं कि इन्होंने किस तरीके से मामलात को डील करना है। वहां पे माएं रो पिट रही हैं, बाप तड़प रहे हैं, लोगों के आंसू नहीं देखे जा रहे, ये अजीब और गरीब किस्म की स्टेटमेंट्स देती हुई नजर आ रही हैं। ये तरबियत याफ्ता लोग, पढ़े लिखे PhD वाले लोग, मतलब सीरियसली
MBBS लोगों का ये हाल है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से बातचीत होगी। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म मुबारक हो। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब ने आज माशाल्लाह वो मुंतखब हो चुके हैं, जिसे अवाम ने रद्द कर दिया, उसे पार्टी के अपने लोगों ने मुंतखब कर लिया। मतलब ये तो आपने आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उनकी जज्बात के साथ भी खिलवाड़ किया है। पार्टी के लोग तो चले सोचने पर मजबूर हैं ही, हर किसी की अपनी अपनी कोशिश थी कि हमारे ग्रुप का जो मेंबर है वो आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन आपने आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ कौन सा बदला लिया है? फारूक, मुझे ये बताइएगा, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करना कैसी और कौन सी ऐसी मजबूरी आन पड़ी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कि जो इस किस्म के फैसले लिए जा रहे हैं सियासी तौर पर? देखिए, मैंने कहीं पे जिक्र किया था कि मुझे आसिफ करमानी साहब ने बताया था, जो नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब थे, कि 2016 में जब वो वजीर आजम फारूक हैदर साहब को बना रहे थे, उस वक्त वो वॉशरूम में गए, वजू कर रहे थे, तो उन्होंने करमानी साहब को बुलाया और उन्होंने वजू के दरमियान में उन्हें कहा कि इफ्तिखार गिलानी कैसा रहेगा। मैंने पूछा कि वजीर आजम के लिए कौन होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यही जो सीनियर लोग होते हैं, तो उन्होंने कहा कि इफ्तिखार गिलानी कैसा नाम है, 2016 की बात बता रहे हो आप। तो उन्होंने कहा कि सर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा नहीं, आप उसका नाम लिख लें उसमें। तो एक तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि पुरानी उनकी ख्वाहिश थी, जो बहरहाल 10 साल बाद, वैसे तो उन्होंने खुद इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि शायद वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बन जाए, वो उन्होंने इस्तारा इस्तेमाल किया था, तो शायद उनकी इफ्तिखार गिलानी की सूरत में नवाज शरीफ साहब खुद ही वज़ीर आज़म बन गए हैं। दूसरी बात ये है, जो मैंने नून के जो लोगों से बात की है, पूछने की कोशिश की है, तो एक तो मुझे तासुर ये मिलता है कि ये इनका उम्मीदवार जरूर है, लेकिन इस ख्वाहिश नवाज शरीफ की जरूर है, लेकिन ये ख्वाहिश कहीं और भी पाई जाती थी कि ये आप एक ऐसी ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं कि जिसे अवाम ने मुंतखब ही नहीं किया। मतलब ये नहीं कि इतने कम वोटों के साथ एक बंदा एक हल्का हार गया है, आपने उसको आजाद कश्मीर का अब प्राइम मिनिस्टर ही बना दिया। मतलब ये हम किस किस्म की जमहूरियत जो है ना परवान चढ़ा रहे हैं? दूसरी मर्तबा हारे हैं वो, और इससे दो चीजें साबित होती हैं जी। एक तो ये कि आप अपने पार्टी हेड्स को खुश रखें, और दूसरा ये जिनको आपने खुश रखना है उनको खुश रखें। पाकिस्तान में आपको बड़े ओहदे पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपने 20 साल का सफर 10 महीनों में, 10 दिनों में भी आप तय कर सकते हैं। काश ये बात शाजिया को, एसार राना साहब को और मुझे भी समझ आ जाए कि अगर आपने ये दो पार्टी को खुश कर लिया, एक पार्टी हेड्स, चाहे वो कोई भी हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, तो एक ज़ियाद शाहिद साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि मुल्तान ओपोजिशन का लेके जा रहे थे, नवाज शरीफ साहब लगारी साहब की जमीनें दिखाने जा रहे थे, तो मुल्तान जब रुका तो वहां पर एक साहब जो थे उन्होंने अपने बेटे को मिलवाया नवाज शरीफ साहब से। उन्होंने कहा आप बादशाह हैं, और अगर बादशाह मुल्तान के जो दरवाजा है उसकी कुंजी अगर मेरे बेटे को दे दें, उसका मतलब था कि मेयरशिप दे दें। नवाज शरीफ साहब उसमें मूड में थे, अच्छा मूड था, उन्होंने कहा जनाब यही। तो बाद में ज़ियाद शाहिद साहब ने अपनी किताब में लिखा कि वही बाद में मुल्तान का मेयर बना वो लड़का। तो बात ये है कि कुछ करने का तरीका आना चाहिए। उसके बाद आप इफ्तिखार गिलानी है, चाहे आप इलेक्शन हार गए हैं, चाहे आप इलेक्शन अगर हार गए यहाँ पे, तो जिसको जितवाना हो उसके बाद में अगले ज़िमनी इंतखाब में दोबारा जितवा के हुकूमत का वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बना देते हैं। तो ये कोई मेरे लिए होनी बात नहीं है। थोड़ा सा झटका लगा होगा मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को, या शाह गुलाम कादिर साहब को, या फारूक हैदर साहब भी मान गए हैं। फारूक हैदर साहब उनके सख्त मुखालिफ थे। रात को गिलानी साहब ने न जाने क्या किया कि साबिक वज़ीर आज़म फारूक हैदर साहब आज उनकी गाड़ी में बैठ कर आए, उन्होंने उनको वोट किया, और हम सब देख रहे हैं और तालियां पीट रहे हैं। ऐसे ही है शाजिया, वहाँ के लोगों को तो पहले ही जो जनरल इलेक्शंस हुए उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे, ऊपर से आपने उनके ऊपर एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब कर दिया जो उनको शायद ही पसंद नहीं था। मतलब वहाँ के लोगों के जज्बात को, मतलब अगर हम लोग ढालने की अपने अल्फाज में कोशिश करें तो मुझे एक तो इसके ऊपर भी आपका तज्जिया चाहिए। दूसरा ये क्या हुआ मुस्लिम लीग को, हालात बदल गए उनके लिए, नारे बदल गए उनके वोट को इज्जत दोगे, या फिर उन्होंने अपनी सियासत को ही बिल्कुल जो है ना वो डिफरेंट अंदाज में तब्दील कर लिया? जरा आप, मेरे लिए तो बिल्कुल भी कोई अनहोनी बात नहीं है। अच्छा। पूरा मुल्क इनकी ख्वाहिशात पे चल रहा है, तो ये भी एक ख्वाहिश पूरी होगी तो क्या कोई मसले वाली बात नहीं है। मेरे लिए तो कोई अचंभे की बात नहीं है। ये जो इस वक्त पूरे मुल्क में जो हुकूमत है, ये अवामी हुकूमत लगती है आपको? फारूक ने बिल्कुल ठीक कही, हो सकती है मियाँ साहब की ख्वाहिश,
जिनकी ख्वाहिश पर इस वक्त पूरे मुल्क में हुकूमत चल रही है। ख्वाहिश तो उनकी ये भी थी कि मुझे आजाद कश्मीर ठीक है। का इलेक्शन वो सॉरी वो वज़ीर आज़म लगा। ठीक है, तो अगर उनकी ख्वाहिश पर अगर वो चीज हो रही है, अगर पूरे मुल्क की हुकूमत उनकी ख्वाहिश पर हो सकती है तो आजाद कश्मीर में क्यों नहीं? इसलिए मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है। दूसरी बात ये, अब हमें ये दर्ज देंगे, एक टेक्नोक्रेट की सीट है ना वहां पे, 8 हैं टोटल, 5 खवातीन की, एक टेक्नोक्रेट है और एक उलमा मशाइख की, कुछ इस तरह है भाई। आइन में तो और बहुत कुछ लिखा है। आइन बनाने वाले जो हैं वो इस बात पे खामोश हैं। आइन तो हमारे जो बुनियादी हुकूक हैं उनका पूरा करने की बात करता है। आइन तो तालीम की बात करता है, आम बंदे की बात करता है। इस मुल्क में जो है वो छोटे छोटे यूनिट्स होने चाहिए, आइन तो उसकी भी बात करता है। आइन तो बेसिक राइट्स की बात करते हैं। आप किस आइन की बात करके हमें मीठी गोलियां देने की कोशिश कर रहे हैं? इसलिए आइन वाइन क्या दर्ज है, ये आइन की किताब पता कब खोलते हैं? जब इनको अपने लिए कुछ करना होता है। आप बाकी आइन की किताब इनको क्या बताओ? जिन्होंने आइन बनाया उन्होंने पढ़ा है? जिन्होंने जो कहते हैं कि हमने आइन बनाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, वो कितना शोर मचा रहे हैं आके कि हमारी पार्टी से हारा हुआ बंदा सरदार अब्बासी साहब, अहमद खान साहब, मुख्तार साहब, उनसे हारे हैं ना, ये 2 दफा हारे हैं ये गिलानी साहब। पीपल्स पार्टी इस पे कितना शोर मचा रही है, पीपल्स पार्टी भी खामोश है। क्यों? कि आइन की वहां की किताब में लिखा है। तो मेरे ख्याल में, मेरे लिए तो बिल्कुल भी अचंभे की बात नहीं है। ये लोग कौन सा 8 फरवरी को अवामी वोट लेकर आए हुए हैं जो हमें बहुत ही ज्यादा कोई तकलीफ हो रही हो कि गिलानी साहब क्यों आगे? जहाँ पूरा मुल्क इनको बर्दाश्त करे तो प्लीज आप गिलानी साहब को भी बर्दाश्त कर ले। हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन पीएमएलएन के अंदर जो खुद लोग हैं, आजाद कश्मीर की जो लीडरशिप है, वो गिलानी साहब को बर्दाश्त कर लेगी? अच्छा देखें, एक तो ये जो कहा जा रहा है ना कि गिलानी साहब कहीं शायद इस्टेब्लिशमेंट के उससे हैं, वो बिल्कुल नहीं आए। अगर वो उनके कोटे से आए होते तो कभी हारते ना। मियां नवाज साहब 80+ हैं, अल्लाह उन्हें सेहत ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे और उनका साया उनके बच्चों पे कायम दायम रखे। मेरा ख्याल है कि बंदा इस उम्र में ना वापसी का प्लान कर रहा होता है कि यार मैं कुछ ऐसा करूं जो मेरे लिए यूँ बन जाए या यूँ बन जाए। लेकिन मेरा ख्याल है मियाँ साहब किसी डिनाइल का शिकार हैं और उस डिनाइल में वो हकीकत को तस्लीम करने से इनकारी हैं। काश वो 8-9 फरवरी के को जो तकरीर की थी उन्होंने, उसमें वो ये कह देते कि जी पाकिस्तान में जो जीता उसे मेडल दे दें, पाकिस्तान के 60% मसाइल हल हो जाते उसी दिन, ठीक है ना। और हो सकता आने वाले कई दहाइयों तक तय हो जाता कि अवाम की सुपरमेसी कायम रहेगी अगर 9 फरवरी को नवाज शरीफ साहब ये तकरीर कर देते। दूसरी चीज़ ये है कि हम तो इस तरह बात कर रहे हैं कि जैसे नून लीग में हमेशा ही मेरिट के ऊपर और हमेशा ही आइन के मुताबिक ही सारी चीज़ें हुई। किसी दुनिया के आपने हिस्ट्री में सुना है कि बड़ा भाई जो है वो पार्टी चेयरमैन है, छोटा भाई वज़ीर आज़म है, उनकी बेटी जो है वो वज़ीर आला है, उनका जो कुड़म है वो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा है, और उनका जो एक भतीजा है वो वज़ीर मुमलिकत के बराबर है। किसी दुनिया के कोने में आपने सुने? चले पाकिस्तान में तो है ना गिनीज बुक ऑफ, वो जो एक बंदा था जिसके नाम के साथ ये जुमला मंसूब है कि कोई रह तो नहीं गया, मुझे लगता है ये जुमला यहाँ पे भी पूरा उतरता है। कोई रह तो नहीं गया यहाँ पे जो जिसको ओहदा देना हो आपने। जब ये घरों की सल्तनतें बनेंगी और इस तरह बनेंगी कि सबको पता होगा। मैं कल की था तो मैं किसी ने मुझे 8 फरवरी के ना कुछ वोटर वो दिखाई बुक्स, उसने पता नहीं कहाँ से, अब मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तो उस पर ये नवाज शरीफ साहब की बुक है जिस पर सब पे वो ठप्पे लगे हुए, ये मरियम साहिबा की, ये वो। तो मैं तो परेशान हो गया कि अगर हमारे मुल्क के अंदर जो टॉप 3 लीडरशिप है वो खुद इस तरीके से आगे आएगी तो नीचे बैठे हुए हम किसी रेडी बांध से ये कहें जो तू ईमानदारी से काम कर, तू पुलिस वाले से कहें कि तू ईमानदारी से अपनी ड्यूटी दे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जब ऊपर बैठे हुए शख्स जो है वो अदल के तकाजों पे पूरा नहीं उतर रहे तो नीचे बैठे हुए लोगों से कैसे तवक्को की जा सकती है? सो आप इन बातों से ना, रोनाल्डो जैसा खिलाड़ी जिसे पूरी दुनिया अभी भी मैदान में देखना चाहती है, वो वर्ल्ड कप हारने के बाद भी कहता है नो, मैं इज्जत से घर ही चला जाऊं, एक अपनी लेगेसी छोड़ जाऊं। ही इज जस्ट 41 and 42 खिलाड़ियों में फर्क होता है ना, 41 and 42 और हम उसको देखना चाहते हैं यार, जिनको नहीं देखना चाहते वो जबरदस्ती मुसल्लत। और ये फर्क देखें कि रोनाल्डो क्या कहता है, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। और जिस मेसी को जबरदस्ती फाइनल खिलवाया
वो वहां उस फाइनल में रुसवा हो गया जी। ठीक है ना, जिसको मिस्र से जितवाया गया, वो पता नहीं क्या क्या फीफा वालों ने फाइनल तक ड्रामे पहुंचाया गया क्योंकि कितने बिक और गए। उसमें वो 0 का टके का खिलाड़ी साबित हुआ, और रोनाल्डो हारने के बाद भी हीरो हारने के बाद भी रोनाल्डो जीत तो गया। साबित ठीक ये है, हुआ लोग कि देखना बहुत सारे चाहते- लोग जिन्हें आप जबरदस्ती हरा देते हैं, हीरो वही रहते हैं। हीरो वही रहते हैं। चले एक ब्रेक लेते हैं। क्या ये हुकूमत इतनी मजबूत है कि उन सब लोगों पर हावी हो जाएगी, उन सब सियासी जमातों पर हावी हो जाएंगी, या फिर जो अब सियासी जमातें अपोजिशन के इत्तेहाद में अपना पलड़ा डाल रही हैं, ये हुकूमत को टफ टाइम देंगे? आफ्टर द ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, अपोजिशन का मुत्तहिदा महाज हर गुजरते दिन के साथ सरगर्म होता चला जा रहा है, और अब तो हम ये भी देख रहे हैं कि मौलाना साहब के दाएं जानिब हम असद कैसर साहब को भी बैठते हुए देखते हैं, बाएं जानिब हम दीगर और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब और दीगर और मेंबरान को बैठे हुए देखते हैं। तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो कि हुकूमत के लिए हो रहा है। 3 सितंबर को जमात इस्लामी का एहतजाज है, 25 सितंबर को किसान इत्तेहाद है, 27 सितंबर को पीटीआई का लॉन्ग मार्च का ऐलान है। तो ये जो सितंबर है, ये कितना टफ टाइम देने जा रहा है हुकूमत वक्त को। बहरहाल अनफॉर्चुनेटली बड़ी माजरत के साथ जमात इस्लामी, मैं तो खुद ही आपको इस पलड़े में से निकाल देती हूँ, क्योंकि जिस किस्म के उनके धरने होम्योपैथिक किस्म के होते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। पेट्रोल पर धरना दे रहे हैं, लेकिन रोजाना की बुनियाद पे पेट्रोल प्राइस जो थी वो इंक्रीज होती रही। बट अब इसके बरक्स से शाजिया, आपको जो सियासी जमातें हैं, उनका एहतजाज और उनका मुत्तहिद होना हुकूमत के लिए कितना टफ फील हो रहा है? नॉट अ बिग डील। यहाँ हमने 126 दिन का धरना भी देखा है, यहाँ हमने मौलाना साहब के मार्च भी देखे हैं, यहाँ हमने बिलावल साहब के ट्रेन मार्च भी देखे हैं। तो विफाक में जो लोग बैठे हुए हैं ना, और जिसकी मर्जी से बैठे हुए हैं ना, वहाँ इस तरह के 10 इत्तेहाद भी बन जाए ना, हाँ, जो पीछे बैठे हुए हैं वो इस इत्तेहाद को इस्तेमाल करना चाहें, तो विफाक में बैठने वालों की क्या जरूरत। फिर तो वो उल्टे पैर भी कुछ मनवाना चाहें और वो ना करें, तो फिर उनका जो है ना उन्हें मानना पड़ेगा। तो बात यह है कि अगर तो ये इत्तेहाद बनवाया जा रहा है इस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज अगर ये सियासी जमातें खुद ही मिलके जो है ना इस हुकूमत को, मौलाना साहब की क्या ही बातें हैं, मौलाना साहब कभी भी जो है ना उस हद तक जाके पॉलिटिक्स नहीं करते। वो बहुत हद तक जाएंगे, आखिरी दिन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देंगे हम इस मुल्क में जमहूरियत को डीरेल नहीं करना चाहते हैं, हम आइन की हदूदों क़यूद में रहकर एहतजाज करेंगे, क्योंकि बातें पीछे हो चुकी होती हैं। मौलाना साहब के शहबाज शरीफ से बहुत अच्छे ताल्लुकात है, क्या गेन कर सकते हैं जरदारी साहब, मैक्सिमम। मौलाना साहब ने क्या इस वक्त गेन करना है? मौलाना साहब पेट्रोल की प्राइसेस के लिए उन्होंने क्या कर लिया? मुल्क में जो इतनी महंगाई होगी, मौलाना साहब ने क्या कर लिया? मौलाना साहब को क्या चाहिए? मौलाना साहब को आप कोई बहुत बड़ा जबरदस्त पैकेज दे दें तो शायद मौलाना साहब की सियासत हमेशा गिव एंड टेक की सियासत रही है, ये आपको भी पता है। और यहाँ पर कोई भी जो सियासतदान है, जब तक कुछ ले और दे का मामला नहीं होता तो वो तब तक जो है ना वो कुछ करता नहीं है। और रही बात तहरीक इंसाफ की, उन बेचारों को तो अभी जरूरत है, वो तो जाहिर है चाहेंगे मौलाना का फेस उनके साथ मिले और मुल्क की जमातें उनके साथ मिले, तो एक वो मजबूत अलायंस बने, मजबूत इत्तेहाद बने। लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई बिग डील नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, एक जो मैं वो एक बड़ा मीडिया पे एक चेंज देख रही हूँ ना, वो क्या? वो देख रही हूँ कि इस टाइम जो है ना वो नून लीग पर खुलकर तनकीद हो रही है। नून लीग पर खुलकर तनकीद हो रही है, जो 2 महीने तक पहले तक कोई नहीं कर सकता था। कोई ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है। ये खुद उनकी अपनी तो वो जिसको कहते हैं प्रायोरिटीज हैं कि जिनको उन्होंने बड़ा मेन पर रखा, जिसकी वजह से एक मीडिया का सिलेबस बदल गया, मीडिया का सिलेबस बदल, मीडिया का सिलेबस। ओके राना साहब, मीडिया का वाकई सिलेबस बदल चुका है, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपनी हरकतें कुछ ऐसी हैं कि जिसने सबको एक पेज पर लाकर खड़ा कर दिया है? बाकी जमातें तो इस वक्त प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड नहीं फील हो रही शाजिया को, लेकिन क्या जो 27 सितंबर का पीटीआई का लॉन्ग मार्च है वो गवर्नमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि एक दिन का सिर्फ अभी फैसला था कि बानी पीटीआई को शिफा लेकर आना है, तो हमने देखा था हाथ पांव फूल गए थे लोगों के। अच्छा देखें, मीडिया का सिलेबस चेंज हुआ या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो 2 का पहाड़ा याद किया था, मैं पहले दिन से वो आज तक वही पढ़ता हूँ। मैंने किसी सिलेबस का हिस्सा नहीं बना, और मैंने अपनी बात उस दौर में भी की जब सिलेबस 2 दूनी 4 पे तो हाँ, जब सिलेबस जो था वो कहते थे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, जो चीज़ें हम बातें करते थे, मैं तब भी वही बात करता था। दूसरी बात ये है कि वो मैंने उस दिन भी आपको एक शेर सुनाया था कतील शिफाई का, कि गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदें, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है। तो कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, यस, ठीक है ना, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ है। यस।
पीपल्स पार्टी अगर ग्रैंड लाइंस की तरफ जा रही है तो आप इस बात को समझें कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक सिस्टम को जितना समझते शायद कोई पार्टी नहीं समझती। सही। ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान अगर खुद ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो आप समझे कि इसका मतलब है कोई ना कोई बात जरूर है। तीसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा सहाफती तजिया है, खबर नहीं है मेरे पास, कि जिस दिन इमरान खान को शिफ्ट करना था शफा, उस दिन कोई पेज बुरी तरह फटा था। अच्छा। और कुछ लोग जो ये चाह रहे थे कि इमरान खान शफा चले जाएं और उसके बाद ऐन मौके पे कहा जा रहा है कि पंजाब की एक ताकतवर शख्सियत ने अपना पूरा जोर लगा के कहा कि इमरान खान शफा नहीं जाएगा। कुछ कैदियों को भी अच्छा नहीं, वो भी सुन लेना, हाँ, उसका मकसद ये है कि अगर वो दरखास्तें आईनी अदालत में चली जाती हैं और आईनी अदालत से ये फैसला आ जाता है कि किसी कैदी को ये हक हासिल नहीं है तो इमरान खान के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। आप गेम को समझिए कि किस तरह गेम खेली जाती है, किस तरह रास्ते बनाए जाते हैं। लेकिन मेरा जो कैलकुलेशन है वो ये है कि इस वक्त मोहसिन नकवी बामुकाबला मरियम नवाज मैच पड़ा हुआ है। मोहसिन नकवी साहब को एज ये है कि वो बराह रास्त बहुत करीब हैं उन ताकतवर हलकों के जो फैसला करते हैं। हो सकता है वक्ती तौर पे कोई जीत जाए, लेकिन ये तय है कि सूबे बनने हैं, ये तय है कि ये सिस्टम लपेटा जाना है। ये मैं अपनी ख्वाहिश पे नहीं कह रहा, ये मैं उन लोगों की ख्वाहिश पे कह रहा हूँ जिनकी ख्वाहिश पे मुल्क चलता है। अच्छा, मुझे वो क्लोजिंग तरफ जाने से पहले दोनों अपना अपना जरा तज्जिया मुझे दे दें। 27 सितंबर के एहतजाज से पहले आपको बानी पीटीआई हॉस्पिटल या बनी गाला मुंतकिल होते नजर आ रहे शाजी? अभी इन्होंने कहा कि आईनी अदालत से अगर फैसला आ गया तो मेरे ख्याल में आपको याद है जब इनके वकला गए थे अदालत में, वो क्या एग्जाम्पल्स लेके गए थे, क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश किए थे नवाज शरीफ साहब के नवाज शरीफ साहब को भी ये इजाजत मिली थी, उन्होंने बड़ी एग्जाम्पल्स इस तरह पेश की, तो फिर उन एग्जाम्पल्स का क्या होगा? तो मेरे ख्याल में अदालत के फैसले पर इन्हें अमल करना पड़ेगा। वो तौहीनी अदालत इन पर लगनी चाहिए। मुझे भी लगता है कि जाएंगे। शाजिया के जो बात है ना, इसमें एक बात समझे, फर्ज करें ये आईनी अदालत चले जाते हैं, फर्ज करें वहां से फैसला आ जाता है कि जी इमरान वो किसी कैदी को हक नहीं है, हाँ। ठीक है, ये जीत गए। लेकिन जो तौहीन अदालत है ना, वो खत्म नहीं हो सकती, वो खत्म नहीं हो सकती और पहले वाली मिसालें भी खत्म नहीं हो सकती। एक समात में अगर ईमानदारी से समात हो तो ये हुकूमत के ऊपर इतना बड़ा चेक आ गया है कि ये खुद हुकूमत को अंदाजा है कि हम पे बहुत बड़ा चेक आ गया है। तारीख से वो अदालती फैसला वो वर्का को फाड़ना पड़ेगा जो जिसने इजाजत दी थी नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की। जी ठीक कह रही हैं। थैंक यू सो मच शाजिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सारान साहब का बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन कर रहे थे। फरूख शहबाज बड़ाइच, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाजत दीजिए, बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।